नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म कटियारी एकेडमी पर। चलिए सभी लोग जुड़ जाइएगा। फिर सेशन को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संविधान के 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और प्रस्तावना को पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं संविधान का भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है भाग 1 में? संघ और राज्य क्षेत्र। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। विजुअलिटी और वॉइस क्लियर आ रही है? कमेंट करके बताइएगा। आवाज आ रही है? चलिए देखते हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में भारतीय संविधान में है संघ और राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद हैं, 1 से 4 अनुच्छेद हैं। अब आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में है भारत संघ। अनुच्छेद 1 में भारत संघ की बात कही गई है। भारत संघ का आशय है, भारत संघ का आशय है जो भारत संघ है वह राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत संघ की बात करता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? जो भारत है वह राज्यों का संघ है। यहाँ संघ से आशय है कि जो भारत संघ है वह राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात जो भारत संघ है वो राज्यों के साथ समझौते या एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, क्योंकि जो भारतीय संघ है वो राज्यों का तो संघ है। इसका मतलब यह है कि किसी भी राज्य को भारत संघ से किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने की शक्ति या स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता नहीं है। यहां भारत संघ का मतलब है कि भारत जो संघ है वो राज्यों के साथ समझौता या एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। अर्थात जो भारत संघ से किसी भी राज्य को अलग होने की क्या शक्ति प्राप्त नहीं है। इसीलिए भारतीय संघ को कहा जाता है कि जो भारत संघ है भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अविनाशी संघ है। भारत कैसा संघ है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत में राज्यों का तो विनाश हो सकता है, परंतु भारतीय संघ का विनाश नहीं हो सकता है। राज्यों का विनाश से मतलब है कि कोई भी राज्य टूट सकता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से 2000 में क्या हुआ? उत्तराखंड अलग हुआ। मध्य प्रदेश का भी विनाश हुआ, मध्य प्रदेश का विघटन हुआ 2000 में, वहां से बना। उसके बाद में 2000 में बिहार का विघटन हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। इसी तरीके से इसके पहले भी मुंबई प्रांत था, उसका विघटन हुआ, वहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र निकले। पंजाब का विघटन हुआ, हरियाणा निकला।
अभी 2014 में ही आंध्र प्रदेश का विघटन हुआ, वहां से तेलंगाना निकला। अर्थात भारत में क्या है, राज्यों का तो विनाश हो सकता है परंतु भारतीय संघ का नहीं। इसका मतलब यह है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। क्या? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यदि बात अमेरिका की करें, अमेरिका में क्या है, अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अविनाशी संघ कहा जाता है क्योंकि भारत में राज्यों का विनाश संभव है, भारत में राज्यों का विघटन होता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात अमेरिका में राज्यों का विघटन नहीं हो सकता। अमेरिका में 50 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं। लेकिन 50 प्रांत से वहां 51 नहीं हो सकते हैं। क्या? 50 प्रांत से न तो 51 हो सकते हैं न तो 49 हो सकते हैं, अर्थात वहां राज्यों का विघटन नहीं हो सकता है। दो राज्यों को तोड़ एक नया राज्य बना सकता है। एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य में सम्मिलित की जा सकती है, जबकि भारत में संभव है। भारत में 2 राज्यों को क्षेत्रों को काटकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, परंतु अमेरिका में यह संभव नहीं है। इसीलिए अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, जबकि इसके विपरीत भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, प्रवेश या नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। यहां प्रवेश या स्थापना का मतलब है कि भारत कोई भी विदेशी क्षेत्र या जमीन को, भारत क्या कोई भी विदेशी क्षेत्र या जमीन को शामिल करके उसे अपना राज्य बना सकता है। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्य की स्थापना या नए राज्य का प्रवेश। यहाँ नए राज्य की स्थापना और नए राज्य का प्रवेश का मतलब है कि भारत किसी भी विदेशी क्षेत्र या जमीन को क्या कर सकता है, शामिल करके उसे अपना राज्य बना सकता है। अर्थात भारत कोई भी, मान लीजिए कि भारत इस समय चीन का जो तिब्बत है, तिब्बत पे आक्रमण कर दे और तिब्बत को जीत ले तो उसे भारत में शामिल कर ले, तो क्या करेगा? आर्टिकल 2 के तहत भारत क्या करेगा? मान लीजिए नेपाल का कोई भी क्षेत्र है, भारत आक्रमण कर दे नेपाल के ऊपर और नेपाल का कोई भी क्षेत्र या राज्य भारत जीत लेता, उसे अपने प्राप्त कर लेता है, तो उसे राज्य बनाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत। अब हम अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3।
यहां भी कहा गया है नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण सीमा परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अर्थात आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्य का निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, तो किसके तहत होगा? आर्टिकल 2 के तहत। अब आप कहोगे कि अभी अनुच्छेद लिखा था नए राज्य के प्रवेश या स्थापना, वहां प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2 का मतलब है कि विदेशी जमीन से संबंधित है, कि भारत किसी भी समय किसी देश की जमीन को प्राप्त कर लेता है और उसको भारत में शामिल कर लेता है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। अब आर्टिकल यहाँ 3 की हम बात करते हैं। जो आर्टिकल 3 है वहां भारत के अंदर की बात हो रही है। क्या? जो नए राज्य का निर्माण है वो भारत के अंदर की बात हो रही है। सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ये क्या है? भारतीय भूभाग के अंदर की बात हो रही है। जैसे उत्तराखंड बना 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर, तो किसके तहत बना? आर्टिकल 2 के तहत नहीं, आर्टिकल 3 के तहत। अनुच्छेद 2 की जो बात हो रही है, हम आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं, यह विदेशी जमीन से संबंधित है, विदेशी क्षेत्र से संबंधित है। क्या है? विदेशी क्षेत्र से संबंधित है। अब आर्टिकल जो 3 है यह भारत से संबंधित है। क्या? भारत के जो अंदर क्षेत्र है, भारत के अंदर जो क्षेत्र है, आर्टिकल 3 उससे संबंधित है। क्लियर? अब देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल जो 3 है वो नए राज्य का निर्माण की बात करता है, उसकी सीमा में परिवर्तन की बात करता है और नाम परिवर्तन की भी बात करता है। अब इसके सबके लिए क्या होगा? राष्ट्रपति की सहमति होगी। राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। सहमति आवश्यक है। हम मान लीजिए संसद ने एक विधेयक तैयार किया, जिस विधेयक को तैयार किया है उसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। क्या? राष्ट्रपति महोदय की पूर्व सहमति अनिवार्य है। जब वह संसद विधेयक संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगा। संसद क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। अब राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है? राष्ट्रपति उसी विधेयक को राष्ट्रपति उसी विधेयक को संबंधित राज्य के पास भेज देंगे। इसका मतलब है अगर किसी राज्य का निर्माण, ये उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 2000 में, तो संसद ने जो विधेयक बनाया था वो राष्ट्रपति के पास भेजा था। अब राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया? राष्ट्रपति ने उसी विधेयक को संबंधित राज्य के पास भेज दिया। संबंधित राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग होना था, तो उसी विधेयक को उत्तर प्रदेश के पास भेज दिया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वह विधेयक पर सहमत या असहमत दे सकती है, या तो असहमत
असहमत देगा या अपनी सहमत देगा, दो ही ऑप्शन हैं। अब संबंधित राज्य के पास दो ऑप्शन होते हैं, यस या नो, या तो वो अपनी सहमत देगा या तो असहमत देगा। सहमत या असहमत के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो यस करेगा या तो नो करेगा। अब मान लीजिए उसने अपनी असहमत दे दी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जो हम उत्तराखंड नहीं बनने देंगे, अर्थात जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है उसको हम अलग स्टेट के रूप में, उत्तराखंड के रूप में मान्यता नहीं देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ उसने अपनी असहमत दे दी, असहमत दे दी। अब जो असहमत दी है, अर्थात असहमत दी है, तो यह राष्ट्रपति और संसद के जो विधेयक दोनों पे लागू नहीं होती। यह एक केवल औपचारिकता है, यहाँ राज्य का कोई मतलब नहीं है, राज्य मना करे या ना मना करे, वो यह केवल एक औपचारिकता होती है। संबंधित राज्य के साथ क्या होती है, औपचारिकता होती है। चाहे वह यस करे चाहे नो करे, चाहे मना करे चाहे हाँ करे। हाँ कर दे तो ठीक है, यदि वो मना करता है तो ना तो राष्ट्रपति इसके लिए, न तो राष्ट्रपति न तो संसद, दोनों पे, राष्ट्रपति और संसद दोनों को इससे संबंधित सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या दोनों सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात संसद या राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, न तो राष्ट्रपति न तो संसद बाध्य नहीं है। अब मान लीजिए विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो दोबारा उसी विधेयक को संबंधित राज्य के पास भेजा जाना आवश्यक नहीं है। तो दोबारा उसी विधेयक को संबंधित राज्य के पास भेजना आवश्यक नहीं है। यहाँ यह मतलब है कि मान लीजिए विधेयक पहले उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा गया, उत्तराखंड या उत्तरांचल के निर्माण के लिए। अब उसमें किसी भी प्रकार का बाद में संशोधन किया तो दोबारा उसी विधेयक को संबंधित राज्य के पास भेजा जाना आवश्यक नहीं है, अर्थात उसको संसद में पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 4 की, अनुच्छेद 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी विधि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं समझा या माना जाएगा।
अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसी कोई भी विधि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अर्थात यहाँ अनुच्छेद 368 की बात हो रही है। विधि कौन सी? मान लीजिए नए राज्य की स्थापना हो, नए राज्य का गठन हो, या नए राज्य का निर्माण हो, उसके नाम में परिवर्तन हो, या उसकी सीमा में परिवर्तन हो, आए तो ऐसा जो सब कुछ किया जाता है साधारण विधेयक के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ऐसी कोई भी विधि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 किसके? अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है यह साधारण विधेयक की बात कर रहा है, साधारण विधेयक की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? कि साधारण विधेयक की बात कर रहा है। साधारण विधेयक का मतलब है, साधारण विधेयक का आशय है उपस्थित व मत देने वालों का बहुमत। क्या? उपस्थित व मत देने वालों का बहुमत। यदि आसान भाषा में बात करें तो यह 51% की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है? 51% की बात कर रहा है। साधारण बहुमत का मतलब ही होता है 51%। वहां अर्थात कुल और मत देने वालों का साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब है 51%। अर्थात आर्टिकल 3 की हम बात करें, आर्टिकल 2 और 3 नए राज्यों का प्रवेश हो या गठन हो, या नए राज्यों का निर्माण हो, नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो, या नए राज्यों का नाम में परिवर्तन हो, यह सब साधारण बहुमत से किया जाएगा। क्या किया जाएगा? साधारण बहुमत से किया जाएगा। अर्थात इसको आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अब अनुच्छेद 368 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 368 में क्या है? अनुच्छेद 368 में संविधान के भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 है। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया बताई गई है? प्रक्रिया बताई गई है। अर्थात इसमें विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, अब विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस और आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति, अनिवार्य है। क्या? आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है। जो साधारण बहुमत है वो आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत क्या है? एक तो विशेष बहुमत, मान लीजिए मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का, फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह आर्टिकल 368 के तहत ही होगा। क्या? आर्टिकल 368 के तहत ही समझा जाएगा। यह किया जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत समझा जाएगा। तो ये क्या हो गया? विशेष बहुमत हो गया। अब हम विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति की बात करते हैं। मान लीजिए जीएसटी, जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, उसके पहले जो संसद की कार्रवाई हुई थी तो उसमें आधे राज्यों की सहमत थी। जब जीएसटी को लागू किया गया था तो उसमें विशेष बहुमत था ही, विशेष बहुमत थी। तो ये क्या हो गया? विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति है। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अगर किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो उसमें भी क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? आधे राज्यों की सहमति। अर्थात विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो उसमें आधे राज्यों
अनिवार्य है। तो आर्टिकल यही कहता है कि विशेष बहुमत की बात करता है और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमत की बात करता है। अर्थात जो 2-3 के तहत जितनी भी गतिविधियां हैं वो क्या होंगी, साधारण बहुमत के द्वारा होंगी। अर्थात एक चार्ट नुमा बना देते हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 4। एक में है भारत राज्यों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्य का प्रवेश या गठन, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब है विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र। नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, सीमा या नाम परिवर्तन, सीमा या नाम परिवर्तन। आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है ऐसी कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। अर्थात यह साधारण बहुमत की बात करता है। क्या? साधारण बहुमत की बात करता है। सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। तो वहीं अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा में परिवर्तन और उनके नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 4 कहता है कि ऐसी कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब वह साधारण बहुमत की बात करता है। अब देखते हैं नए राज्यों का गठन हो गया, उसके बाद देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। पता आज़ादी के बाद भारत में लगभग रियासत थी, उसमें से 58 तो पाकिस्तान के अंतर्गत चली गई थी और 542 लगभग छोटी बड़ी लगभग 542 जो रियासतें थीं वो भारत में रह गई थीं। उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी योगदान था देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करवाने के लिए। तो वहाँ का जो क्षेत्र था वो स्थिर था, अर्थात कौन सी रियासत किस राज्य में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन वहाँ जो उनका राज्य था स्थायित्व तो उनके लिए भी नहीं था। अर्थात एक अव्यवस्था थी कि कौन से राज्य में किस रियासत को शामिल किया जाए और कितने राज्यों का निर्माण किया जाए, कितने राज्यों का निर्माण किया जाए। ऐसी यह व्यवस्था बनाने के लिए दक्षिण भारत में मांग उठी। दक्षिण भारत में मांग उठी क्षेत्रों का सबसे पहले दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर
राज्य के निर्माण या गठन की मांग उठी। दक्षिण भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य के गठन या राज्य के निर्माण की मांग उठी कि जो राज्यों का निर्माण हो वह भाषा के आधार पर हो। किसके आधार पर हो? भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो। इसी स्थिति से निपटने के लिए जून 1948 में, कब? जून 1948 में एक आयोग का गठन किया जाता है, इसके धर आयोग। कौन सा बना? इसके धर आयोग। आयोग का क्या नाम है? इसके धर आयोग। कब बना? जून 1948 में। जून 1948 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे इसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है जून 1948 में। इसने अपनी सिफारिशें दी दिसंबर 1948 में गठन हुआ। सिफारिशें कब दी? यह रिपोर्ट पेश की दिसंबर 1948 में। इसने क्या सुझाव दिए? भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। क्या? आयोग ने अपनी सिफारिशें दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? राज्य की प्रशासनिक दक्षता के आधार पे। कि जो राज्यों का गठन है वो राज्य की प्रशासनिक दक्षता के आधार पर होना चाहिए। जून 1948 में इसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया जाता है। आयोग ने कहा कि जो राज्यों का निर्माण है वो भाषा के आधार पर ना होकर राज्य की प्रशासनिक दक्षता के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। अब इसके बाद में जो दूसरा आयोग है JBP, गठन होता है। कब? दिसंबर 1948 में। इसके धर आयोग की जो सिफारिशें थीं सिफारिशों पर विचार करने के लिए JBP आयोग बना। कब बना? जयपुर का अधिवेशन होता 1948 में। दिसंबर 1948 में जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने JBP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल,
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीता रमैया, तीन लोग अध्यक्ष थे, तीन लोग इसके सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं, तीन लोग इसके सदस्य थे। एक तो जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया सदस्य थे। इन लोगों ने भी अप्रैल 1949 में, कब, अप्रैल 1949 में रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट पेश की। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया। क्या? भाषा के आधार पर राज्यों की गठन को जो मांग थी इसको खारिज कर दिया। और इन्होंने कहा राज्य की एकता, अखंडता और उसकी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। क्या? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राज्यों का गठन हो। क्या हो? भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का गठन हो। इसके बाद में तमिलनाडु में एक आंदोलन होता है। वहां की एक लीडर थी पोट्टी श्री रामुलु। क्या? पोट्टी श्री रामुलु। आंदोलन होता है तेलुगु भाषा को लेकर। तेलुगु भाषा को लेकर एक आंदोलन होता है दक्षिण भारत में। तमिलनाडु से अर्थात तेलुगु भाषा का जो राज्य है उसको अलग किया जाए। 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है आंदोलन के समय। 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आंदोलन के समय उधर दक्षिण भारत में स्थिति बिगड़ने लगती है इनकी मृत्यु के बाद। तो 1 अक्टूबर 1953 में भारत का प्रथम भाषा के आधार पर राज्य का गठन होता है। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। अर्थात पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में एक आंदोलन होता है, भाषा के आधार पर आंदोलन होता है। एक जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है 1952 में। तो उनकी मृत्यु के बाद वहाँ स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। स्थितियाँ बिगड़ने के बाद 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला और अंतिम राज्य का गठन हुआ। फिर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है सैयद फजल अली की अध्यक्षता में। सैयद फजल अली की अध्यक्षता में इनके 2 सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू, दूसरे थे के.एम. पडिक्कर। 1953 में का गठन होता है। कब? 1953 में गठन होता है
इन्होंने अपनी 1955 में रिपोर्ट पेश की। कब? 1955 में इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने भी यही चीज़ें दोहराई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक वित्तीय आधार पर होना चाहिए, पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रख करके राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तथा इन्होंने कहा कि जो ABCD जो 4 श्रेणियां थीं, राज्यों की 4 श्रेणियां थीं, उनको समाप्त करने की बात कही। क्या? समाप्त करने की बात कही। 4 श्रेणियों को समाप्त करने की बात कही। ए का मतलब था ब्रिटिश, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उस समय 9 हुआ करते थे। बी से संबंधित है बड़ी रियासतें, बड़ी रियासतें थीं। सी का मतलब है छोटी रियासतें, छोटी रियासतें थीं। डी में केवल अंडमान निकोबार था। क्या था? अंडमान निकोबार शामिल था। क्या शामिल था? अंडमान निकोबार शामिल था। तथा इस आयोग ने भी कहा कि एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया जाए। तो राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया। कब? 1956 में। 1956 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसके आधार पर जो ABCD श्रेणी थी, ABCD श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। क्या? समाप्त कर दिया गया। तथा 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम का पारित किया, 1956 में पारित किया गया। ABCD श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित उस समय प्रदेश बनाए गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बैटरी डाउन हो चुकी है। तो कल के क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।